बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मेडिसिन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एलियम सीपा। एलियम सीपा बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जिसको आम जुबान में प्याज, ओनियन, हिंदी प्याज, रेड ओनियन भी कहा जाता है। रेड ओनियन, हिंदी प्याज, सादा प्याज, एलियम सीपा। आज की जो मेडिसिन प्लांट किंगडम से ताल्लुक रखती है और प्लांट किंगडम की एंजियोस्पर्म क्लास यानी एक फ्लावरिंग प्लांट है, और एंजियोस्पर्म प्लांट की लिलिएसी फैमिली यानी इस मेडिसिन का जो खानदान है, जो फैमिली है, दैट इज लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली से इसका ताल्लुक है। इस मेडिसिन को डॉक्टर कंटेस्टाइन हेरिंग ने, डॉक्टर सी हेरिंग ने 1847 में होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में एज ए रेमेडी इंट्रोड्यूस कराया। इस प्याज को डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने 1847 में इसको इंट्रोड्यूस कराया। ये हमारी शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है, यानी इसका जो एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 घंटों से लेकर 7 दिन तक यानी 1 वीक। इसलिए इसको हम फ्रीक्वेंटली रिपीट करते हैं और एक्यूट डिजीजेज में हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। वेरी वेरी शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी। अगर हम इसके म्याज़मेटिक बैकग्राउंड की बात करें तो ये एंटी सोरिक रेमेडीज में आती है, यानी इसका म्याज़ सोरा है। एंटी सोरिक रेमेडी में थर्मल रिलेशन की बात करें तो इट इज मॉडरेट हॉट रेमेडी। मॉडरेट हॉट यानी इसका पेशेंट मॉडरेटली हॉट होता है, उसकी तकलीफ गर्मी से बढ़ती है। जैसा हमें पता है कि 3-4 कैटेगरीज होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। तो ये H2+ के साथ है, यानी मॉडरेट हॉट। इसका मदर टिंचर फ्रेश रेड बल्ब से तैयार किया जाता है। जो उसका बल्ब होता है, रेड बल्ब, फ्रेश रेड बल्ब लेकर इसका टिंचर तैयार किया जाता है। फिर उससे फर्दर ड्रग पावर 1/10 पावर से इसका हम फार्माकोपिया के मुताबिक मदर टिंचर बनाते हैं, जिसमें 100 ग्राम्स प्योर जो है वो क्रूड फार्म में होती है, बाकी वाटर और स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, और 2x पोटेंसी फर्दर उससे बनाते हैं। इस प्लांट में, इस रेमेडी में जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनमें मोस्टली सल्फ्यूरस कंपाउंड्स हैं। सल्फ्यूरस कंपाउंड, सल्फर वाले कंपाउंड्स, और वो वोलेटाइल शक्ल में होते हैं। वोलेटाइल, इनको कहा जाता है वोलेटाइल कंपाउंड, वोलेटाइल केमिकल कंपाउंड। इसकी अगर हम अफिनिटी की बात करें कि बॉडी में इसकी इनाटोमिकल अफिनिटी किसके साथ है, तो बॉडी में इसकी इनाटोमिकल अफिनिटी यानी इसकी जो अफिलिएशन है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारी सांस की नाली है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और फिर बिलखसूस हमारी नाक के साथ इसकी अफिनिटी है। नोज पर ये बेहतर एक्ट करती है, जैसे ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मेडिसिन कहलाती है। अगर हम इसकी बॉडी साइड की बात करें तो दिस इज अ लेफ्ट साइडेड रेमेडी, यानी लेफ्ट साइड की कंप्लेंट्स में ये बेहतर एक्ट करती है। लेफ्ट साइड की कंप्लेंट्स में ये तो ठीक है सब। इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये प्लांट किंगडम है, लिलिएसी फैमिली है, डॉक्टर कंटेस्टाइन हेरिंग ने इसको प्रूव किया, मॉडरेट हार्ट है, एंटीसोरिक है, सल्फ्यूरस कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं। इस मेडिसिन का जो पैथोफिजियोलॉजी है या फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो बड़ा कॉमन सा है, और वो तकरीबन हर बंदे ने उसको ऑब्जर्व किया होता है। आप कोई भी प्याज को जब काटते हैं, जब उसके स्लाइसेस बनाते हैं, टुकड़े बनाते हैं, तो क्या होता है कि आंखों से लैक्रिमेशन, टीयरिंग, पानी आना शुरू हो जाता है।
वो यही वजह है कि इसकी जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, जो सल्फ्यूरस कंपाउंड है, वो वोलाटाइल है, वोलाटाइल, उड़ने वाले। तो जो ही हम प्याज को काटते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो वो उसमें से वोलाटाइल होकर हमारी आंखों में जाते हैं। हमारी आंखों में लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, जो लैक्रिमेशन के जिम्मेदार होते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड्स हमारी आंखों के अंदर हैं। उन लैक्रिमल ग्लैंड्स को जो वोलाटाइल कंपाउंड हिट करते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं और वहां से टीयरिंग शुरू कर देते हैं, यानी वो वहां से लैक्रिमेशन, हमारे आंसू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। फिर उन आंसुओं के साथ ये सल्फ्यूरिक कंपाउंड मिलकर एक तेजाब बना देते हैं, जिसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। इसकी वजह से फिर हमें वहां पर बर्निंग होती है, जलन होती है, और हमें बहुत ज्यादा लैक्रिमेशन, हमारी आंखों में इरिटेशन होती है, खारिश होती है। और चूंकि जो आंखों का डिस्चार्ज है वो जो है वो उसमें एक डक्ट होती है, लैक्रिमल या नेजो लैक्रिमल डक्ट, जो नाक में ओपन होती है। इसलिए मोस्ट हमारे आंखों के जो डिस्चार्जेस हैं वो नाक के थ्रू बॉडी से बाहर आ रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस मेडिसिन की अफिनिटी नाक के साथ है, और बिलखसूस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो हम इसको इसी में याद रखेंगे, नोज में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मुराद हमारा नोज हो गया, हमारे फेरेंक्स, लैरिंक्स, यानी थ्रोट तक, ये इस मेडिसिन का दायराकार है। इसमें नाक, गला और ये कान तक भी इसके मसाइल जा सकते हैं। तो अगर हम इसको ये कहें कि ये ई एन टी, और इसमें फिर बिलखसूस ये फोकस करती है नोज को। इसलिए अगर आप इसकी गाइडिंग सिम्टम्स पर आएंगे, लीडिंग सिम्टम्स पर आएंगे, कि जिसकी बेस पर हम इसको अपने क्लिनिक्स में प्रिस्क्राइब करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये पेशेंट्स के सिम्टम्स के साथ सिमिलिमम होती है, उनमें प्रोफ्यूज वाटरी एंड acrid nasal discharge, profuse acrid discharge from the nose। नाक से हमेशा एक्रिड, जलनदार, तेजाबी किस्म के अखराजात होंगे। प्रोफ्यूज, वाटरी, बट एक्रिड नेजल डिस्चार्ज, लेकिन विद ब्लैंड लैक्रिमेशन। यहां पर इस मेडिसिन को बहुत ज्यादा कंपैरिजन कह लें, या डिफरेंशिएशन कह लें, इंडिविजुअलाइजेशन कह लें, इसको हम हमेशा कंपेयर करते हैं यूफ्रेजिया के साथ। यूफ्रेजिया, जो हम हमारी आई की ऑप्थेल्मोलॉजी की बहुत बड़ी मेडिसिन है, यूफ्रेजिया। यूफ्रेजिया में क्या होता है कि आंखों से एक्रिड डिस्चार्ज होगा। डॉक्टर साहब, यही इसका सबसे अहम पॉइंट है। आंखों से यूफ्रेजिया में आई डिस्चार्ज हमेशा एक्रिड होगा, आई डिस्चार्ज हमेशा एक्रिड होगा, जबकि नेजल डिस्चार्ज जो है वो ब्लाइंड होगा। नेजल डिस्चार्ज ब्लाइंड होगा यानी सादा होगा। जबकि एलियम सीपा में उल्ट है, एलियम सीपा में नेजल डिस्चार्ज एक्रिड होगा और आई डिस्चार्ज ब्लाइंड होगा। तो इस सिम्टम्स को हमने इसको प्रिस्क्राइब करते वक्त खास ख्याल रखना, उसको डिफ्रेंशिएट करना है यूफ्रेजिया से, क्योंकि दोनों में लैक्रिमेशन भी हो रही होती है और नेजल डिस्चार्ज भी हो रहा होता है। हाउ वुड वी डिफ्रेंशिएट? एक में आंखों से एक्रिड यूफ्रेजिया, नाक से एक्रिड एलियम सीपा। बस ये हमने याद रखना है। इसकी एक और भी बड़ी वाज़ेह सिम्टम है कि यूफ्रेजिया के मरीजों को चूंकि आंखों से एक्रिड डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो उनके आंखों के नीचे जहां पर लाइनें लग जाती हैं, ये ना छिलनदार की वजह से ना आंखों के नीचे वो आपको नजर आएगा कि जैसे तेजाबी पानी वहां से गुजरा है। और एलियम सीका के पेशेंट के होंठ छील जाते हैं, होंठ, अपर लिप्स या ये जो है ना, इस एरियाज में उसको लाइनें पड़ जाएंगी, या वहां नजर आता है कि नाक से उसको मुसलसल क्या हो रहा था, एक्रिड डिस्चार्ज। ये पॉइंट्स इसमें खास है। दूसरा, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्नीजिंग होती है। ये हे फीवर की भी
हे फीवर जिसमें पोलन एलर्जी, डस्ट एलर्जी वगैरह होती है, हे फीवर की भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है, जिसमें कंटिन्यूसली मरीज को स्नीजिंग हो रही होती है, स्नीजिंग, छींकें आती हैं बहुत ज्यादा मरीज को लगातार स्नीजिंग। लेकिन उन स्नीजिंग की में एक मोडेलिटी को याद रखना है, मोडेलिटीज को। स्नीजिंग की सिम्टम जब भी हमारे सामने आएंगी उसमें इस एलियम सीपा के साथ, पहले मैंने कहा ना, एक डिस्चार्जेस की एक्रिड और ब्लैंड को ध्यान में रखना है। नाक से हमेशा एक्रिड डिस्चार्ज होगा तो एलियम सीपा के सर्कल में आएगा। दूसरा, इसकी मोडेलिटी को याद रखना है। मैं यहाँ पर ये बता दूं ताकि हमें आसानी रहे कि इस मेडिसिन की जो ज्यूरिसडिक्शन है, इसका जो सर्कल है, वो हमें क्या कहता है। इसका सर्कल ये कहता है, ये इसका सर्कल है, इसका सर्कल ये कहता है कि इसमें नेजल एक्रिड, ये याद रखने वाली बात है, बिल्कुल 4 लफ्जों में ये मेडिसिन याद हो जाएगी। नाक नेजल डिस्चार्ज हमेशा एक्रिड होगा, ऑटोमेटिकली आई ब्लैंड हो जाएगा। दूसरी, स्नीजिंग, लेकिन स्नीजिंग वर्स होगी, बढ़ जाती है। इसकी छींके स्नीजिंग हमेशा बढ़ जाती हैं, कहाँ, हार्ट रूम में। जब भी ये गर्म कमरे में दाखिल होगा तो उसको स्नीजिंग ज्यादा आना शुरू हो जाएगी। ये बात का हमें बताते हैं पेशेंट, जब मैं गर्म कमरे में जाता हूं तो मेरी स्नीजिंग बढ़ जाती है। तो हार्ट रूम में इसकी स्नीजिंग एग्रेवेट करेगी। दूसरा इसका अहम नुक्ता, दूसरा इसका अहम पॉइंट जो इसके सर्कल में आता है, नेजल एक्रिड डिस्चार्ज, स्नीजिंग विल ऑलवेज वर्स्ट इन हार्ट रूम। यही वजह है कि डॉक्टर साहबान हमने इसकी इसकी थर्मल में भी H2+ लिखा था, यहां से मेडिसिन लिंक होती है। इसका मिजाज, इसका थर्मल टेम्परामेंट भी हार्ट था, इसकी तकालीफ हार्ट से बढ़ती हैं। तो इसकी स्नीजिंग जहां लिंक हो रही है मोडेलिटी के साथ, इसकी स्नीजिंग विल ऑलवेज वर्स इन द वार्म रूम। जब भी वो किसी ऐसे बंद कमरे में जहां का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा बैर की निस्बत, तो वहां इसको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा, इसकी ज्यूरिसडिक्शन में एक अहम चीज आ रही होती है, और वो ये होती है कि शूटिंग पेन्स, इसकी पेन्स कैसी होंगी, पेन्स, दर्दें, शूटिंग पेन्स, शूटिंग पेन्स एज अ फाइन थ्रेड। ये लफ्ज भी सिर्फ इस रेमेडी में ज्यादा लिखा हुआ है, एज अ फाइन थ्रेड, यानी बिल्कुल बारीक धागे की माने दर्द होगा। मसलन मरीज अगर कहते हैं ना मेरे इस बाजू में दर्द है, तो मुझे नहीं कहेगा कि मेरा पूरा बाजू, वो कहेगा कि ऐसे ना एक वेव सी, लहर सी मेरे बाजू में पैदा हो रही है, मेरी टांग में पैदा हो रही है। जिस जगह भी वो पेन बताएगा, शूटिंग पेन्स जस्ट लाइक एज फाइन एज थ्रेड, वो पेन इतनी फाइन होती है जैसे कि एक धागा होगा उस जितनी फाइन, फाइन एज थ्रेड। अब आगे लिखते हैं कि फॉलोइंग एम्पुटेशन, आमतौर पर ऐसी पेन आपको कहाँ मिलती है, जब बॉडी के किसी हिस्से को एम्पुटेट कर दिया जाए, सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए, जैसे गैंग्रीन में या किसी गन शॉट वाउंड्स में या किसी भी इसमें हाथ या पांव या लिम्स को काटना पड़ता है, तो वहां पर कुछ अरसा मरीज को एक सेंसेशन आती है पेन्स की, जो शूटिंग पेन्स फाइन थ्रेड की तरह होती है आफ्टर एम्पुटेशन या इंजरी। वहां पर चूंकि नर्व्स की सर्जिकल डैमेज हो चुकी होती है, सर्जिकली नर्व्स डैमेज हो चुकी होती हैं जहां से एम्पुटेशन की जाता है, जहां पर ऐसी इंजरीज होती हैं कि जिनमें नर्व्स जो है वो डैमेज होती हैं। तो जहां पर हैपेरिकम से थोड़ा सा हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। हैपेरिकम होती है जहां पर रिच नर्व्स होती हैं, बहुत ज्यादा नर्व्स होंगी, जहां पर ये है कि वो किसी भी जगह पेन हो सकता है, बट दैट विल बी शूटिंग पेन एज फाइन एज थ्रेड। इस तरह की पेन होगी जैसे पतला धागा होता है। तो ये तीसरी इसकी पेन्स आ गई, फाइन लाइक अ थ्रेड, इसमें धागे का लफ्ज याद रखना है, थ्रेड, दर्दें इतनी फाइन होगी जैसे धागा होता है। चौथी इसकी अहम गाइडिंग सिम्टम्स, फोर्थ इसकी अहम गाइडिंग सिम्टम्स के
किसी भी फीमेल को अगर हेडेक होता है, फीमेल में जब भी हेडेक होगा, हेडेक दैट विल बी सीजेस आर अमाइलोरेटेड, वो ठीक हो जाएगा। हेडेक हमेशा ठीक हो जाएगा ड्यूरिंग मेंसेस, यानी एम फेस जब स्टार्ट होगा, उसका जब ब्लीडिंग फेस, जिसको हम एम फेस कहते हैं, स्पेशली मेंस्ट्रुअल फेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो सारे फेज आ जाते हैं ना, सिर्फ उसका जो एम फेस है 5 6 7 दिन का, उस एम फेस में जब उसको फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, जो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता जाएगा उसका हेडेक ठीक होता जाएगा। रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपियर्स, जब उसका फ्लो खत्म हो जाएगा तो उसका हेडेक दोबारा फिर रिटर्न हो जाता है। ये इसकी तीसरी गाइडिंग सिम्टम्स है। इसके सर्कल को हम कैसे जानेंगे? नाक से, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मेडिसिन है। नोज से एक्रिड डिस्चार्ज, स्नीजिंग विल ऑलवेज वर्स इन द हार्ट रूम, पेन जस्ट लाइक अ फाइन थ्रेड। और फीमेल में हेडेक which will be ameliorated by menses, menses के फ्लो से उसका हेडेक ठीक हो जाएगा। जब फ्लो खत्म होगा तो दोबारा हेडेक रिटर्न्स हो जाएगा। हेडेक रिटर्न्स व्हेन द फ्लो डिसअपीयर्स। आज की ये मेडिसिन मुख्तसर सी मेडिसिन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसको हम अगर, ये इसका सर्कल है, हर मेडिसिन की एक सोल एंड स्पिरिट और एक सर्कल होता है। आज की मेडिसिन को अगर हम एक सर्कल में, इसकी जोरिस्डिक्शन में याद रखें कि हम क्लिनिक पे कब प्रिस्क्राइब करेंगे, क्लिनिक पे, तो ये 4 लफ्ज डॉक्टर साहबान अगर हमें याद रह जाए तो दिस इज टू सफिशिएंट, और हम सक्सेसफुली इसको अप्लाई कर सकते हैं। nasal discharge will always be acrid, while eye discharge will be bland. Sneezing will always worse in heart room. Pains will be shooting and as fine as thread. चौथी चीज, female headache will always ameliorate during menstruation, but returns when the flow disappears. तो इन 3 4 उस पे इसकी जो गाइडिंग सिम्टम्स है, दीज आर कॉल्ड गाइडिंग सिम्टम्स, की जो हमें लीड करती हैं, गाइड करती हैं कि हम इस मेडिसिन तक पहुंच जाएं। मेरे ख्याल में इतनी ब्रीफिंग काफ़ी है एलियमसीपा को याद रखने के लिए, क्योंकि पूरे मटीरियल मेडिका या तमाम डिटेल्स को याद रखना हमारे लिए नामुमकिन होता है। तो एक डॉक्टर के जहन में अगर एक थीम, एक सोल एंड स्पिरिट ड्रग की बैठ जाए तो वो उससे बहुत अफादियत हासिल कर सकता है। इसमें ये 4 पॉइंट्स हमने जहन में रखने हैं: एक्रिड नेजल डिस्चार्ज, स्नीजिंग वर्स इन हार्ट रूम, shooting pains as fine as thread, और menstrual flow seizes the headache of the female। बाकी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने याद रखना है कि ये प्लांट है, प्याज है, रेड ओनियन है, एंजियोस्पर्म है, लिलिएसी खानदान है। डॉक्टर हेरिंग ने इसको प्रूव किया है। सोरा इसका मियाज्म है, हार्ट इसका थर्मल टेम्परामेंट है, सल्फ्यूरस इसके कंपाउंड्स हैं। थोड़ी सी इसके मैंने फिजियोलॉजिकल एक्शन बता दिया। ये वॉलेटाइल है, हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा, वहाँ से लैक्रिमेशन होती है, फिर पानी के साथ मिलकर वो हाइड्रोस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बन जाता है, जिससे भरने लगती है। थैंक यू, बस सलाम।